सोचिए, क्या कोई ऐसा घर बेच सकता है जिसका वो असल में मालिक ही नहीं है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? पर भारतीय संपत्ति कानून में इसका जवाब हाँ भी हो सकता है। आज हम भारत के इसी दिलचस्प कानून, प्रत्यक्ष मालिक के कानून को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर खरीदा और कुछ समय बाद पता चलता है कि अरे, जिसने प्रॉपर्टी बेची वो तो असली मालिक था ही नहीं। ये किसी भी खरीदार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। देखिए, कानून का एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा नियम है जिसे लैटिन में कहते हैं नीमो दात क्वाड नॉन हैबिट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज मेरी है ही नहीं तो मैं उसे बेचकर किसी और को उसका मालिक कैसे बना सकता हूँ? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस बेचारे खरीदार का क्या, जिसने पूरी ईमानदारी से अच्छी नीयत से पैसे दिए? क्या उसका सारा पैसा, सारा निवेश सब डूब गया? क्या कानून उसकी कोई मदद नहीं करेगा? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इसी तरह के हालात से निपटने के लिए भारतीय कानून में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है, और वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 41। इसी को ऑस्टेंसिबल ओनर या प्रत्यक्ष मालिक का सिद्धांत कहते हैं। तो आखिर ये प्रत्यक्ष मालिक या ऑस्टेंसिबल ओनर होता कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये वो इंसान है जो प्रॉपर्टी का असली मालिक तो नहीं है, लेकिन असली मालिक की सहमति से, चाहे वो सहमति बोली गई हो या इशारों में दी गई हो, दुनिया के सामने मालिक होने का दिखावा कर रहा है। वो एक तरह से बस दिखने वाला मालिक है। और यही सेक्शन 41 उस निर्दोष खरीदार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये कानून कहता है कि अगर कुछ खास शर्तें पूरी हो जाएं, तो उस दिखने वाले मालिक से की गई डील को भी बिल्कुल असली और वैलिड माना जाएगा। ये उस नीमो डैट वाले पुराने नियम का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन। लेकिन रुकिए, ये प्रोटेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर इसका फायदा उठा ले। कानून ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 4 बहुत ही सख्त शर्तें रखी हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो अगर किसी खरीदार को इस कानून के तहत प्रोटेक्शन चाहिए तो उसे ये 4 बातें साबित करनी होंगी। पहली, असली मालिक की सहमति थी। दूसरी, ये सौदा पैसे के लेन देन यानी कंसिडरेशन के लिए हुआ था। तीसरी, खरीदार की नीयत एकदम साफ थी, यानी उसने गुड फेथ में काम किया। और चौथी, जो कि बहुत ज़रूरी है, खरीदार ने अपनी तरफ से रीजनेबल केयर यानी पूरी जांच पड़ताल की थी। आइए अब इन चारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहली और सबसे बुनियादी शर्त है असली मालिक की सहमति। ये सहमति साफ साफ शब्दों में भी हो सकती है या फिर उसके बर्ताव से भी जाहिर हो सकती है। मतलब असली मालिक को पता था कि कोई और उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनकर घूम रहा है और उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दूसरी शर्त भी बहुत सीधी है। ये जो ट्रांसफर हुआ है वो किसी कीमत के बदले होना चाहिए। मतलब ये एक सेल होनी चाहिए, कोई गिफ्ट या दान नहीं। ये कानून कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, मुफ्त में मिली चीजों को नहीं। तीसरी शर्त है गुड फेथ यानी खरीदार की नीयत। इसका मतलब है कि खरीदार को पूरी ईमानदारी से ये यकीन होना चाहिए कि जो व्यक्ति उसे प्रॉपर्टी बेच रहा है वही असली मालिक है। उसके मन में कोई शक, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और अब आती है चौथी और शायद सबसे जरूरी शर्त, खरीदार की अपनी जिम्मेदारी। कानून कहता है कि खरीदार को रीजनेबल केयर यानी उचित सावधानी बरतनी होगी। सिर्फ आंख बंद करके भरोसा कर लेना काफी नहीं है, उसे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके सच का पता लगाना होगा। तो सवाल ये है कि ये रीजनेबल केयर है क्या? एक खरीदार को क्या करना चाहिए? देखिए, एक बहुत फेमस केस है जयदयाल पोद्दार का मामला, जिसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थीं। एक खरीदार को ये सवाल जरूर पूछने चाहिए, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए शुरुआत में पैसा किसने दिया था? प्रॉपर्टी पर असल में कब्जा किसका है? प्रॉपर्टी के असली कागजात यानी टाइटल डीड्स किसके पास हैं? और ये प्रॉपर्टी असल मालिक की जगह इस बेचने वाले के नाम पर क्यों है? मतलब एक तरह से खरीदार को थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प केस को देखते हैं। ये वो केस है जिसने सेक्शन 41 के बनने से भी पहले उसके पीछे की सोच को जन्म दिया। केस का नाम है रामकुमार कुंडू वर्सेस मैकवेन 1872 का मामला। इस केस में कोर्ट ने जो बात कही वो आज भी कानून का एक अहम सिद्धांत है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये तो नेचुरल जस्टिस की बात है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनने देता है, दुनिया को ये यकीन दिलाने देता है,
तो बाद में वो पलटकर ये नहीं कह सकता कि अरे नहीं, मैं तो असली मालिक हूं। वो एक निर्दोष खरीदार के खिलाफ अपना हक नहीं जता सकता। तो इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी। एक साहब थे, उन्होंने अपनी एक महिला मित्र के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी। कई सालों तक वो महिला ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन की तरह रहती थी, सबको यही पता था। फिर उस महिला ने वो प्रॉपर्टी कुछ खरीदारों को बेच दी जिन्हें इस पूरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। अब कई साल बाद असली मालिक के वारिस आए और बोले कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, इसे वापस करो। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने उन निर्दोष खरीदारों को प्रोटेक्ट किया। फैसला ये हुआ कि असली मालिक के वारिस अब उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि असली मालिक ने खुद ही अपनी महिला मित्र को दुनिया के सामने मालिक के तौर पर पेश होने दिया था। जो गलती उन्होंने की, उसकी सजा एक निर्दोष खरीदार को नहीं मिल सकती। तो ये जो पूरा फैसला है और जो हमारा सेक्शन 41 है, ये कानून के एक बहुत ही बुनियादी और मजबूत सिद्धांत पर टिका है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या विबंधन का सिद्धांत। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, एस्टॉपल का सिद्धांत बहुत सरल है। ये कहता है कि आप अपनी ही बात या अपनी ही किए हुए काम से मुकर नहीं सकते अगर आपके उस काम पर भरोसा करके किसी और ने अपना नुकसान कर लिया हो। आसान शब्दों में, अपनी कही बात पर कायम रहो। तो अब इसे हमारे प्रॉपर्टी वाले केस में लगाकर देखते हैं। यहाँ पर असली मालिक को उस बिक्री को गलत कहने से रोक दिया जाता है, यानी वो एस्टॉप्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके खुद के बर्ताव ने, उसकी चुप्पी ने खरीदार को ये यकीन दिलाया कि ये सौदा बिल्कुल सही है। तो देखा जाए, ये कानून कैसे न्याय के तराजू को बैलेंस करता है। एक पलड़े पर है असली मालिक का वो बर्ताव जिसकी वजह से ये पूरी गलतफहमी पैदा हुई, और दूसरे पलड़े पर है उस निर्दोष खरीदार की ईमानदारी और उसकी तरफ से की गई जांच पड़ताल। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सेक्शन 41 असली मालिक को बेवजह सजा नहीं दे रहा है। नहीं, ये बस उन्हें उनके ही एक्शन या इनएक्शन, यानी उनके कामों या उनकी लापरवाही के नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हैं, जहां प्रॉपर्टी के लेन देन इतने पेचीदा हो गए हैं, ऐसे में एक खरीदार के लिए इस रीजनेबल केयर या उचित सावधानी का सही मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस 100 साल से भी पुराने कानून को आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी और प्रासंगिक बना देता है।